स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी के माध्यम से। 11th की ज्योग्राफी चल रही है। इसके पहले हमने 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और ये 5वां चैप्टर चल रहा है जिसका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो है इसका सेकेंड पार्ट होगा। चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स प्राकृतिक वनस्पति, यानी भारत के जो प्राकृतिक वनस्पति हैं उसके बारे में चर्चा चल रही है। और आज का जो टॉपिक का नाम है भारत में वन आवरण। आइए इस टॉपिक को पहले क्लियर करते हैं। देखिए, भारत में वन आवरण का मतलब होगा कि कितने प्रतिशत वनों का आवरण है भारत में, यानी भारत में जो वन क्षेत्र हैं कितने उनका विस्तार है और कितने प्रतिशत पे हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.28% भाग पर वन है। उल्लेखनीय यह है कि आंकड़ों के अनुसार वन क्षेत्र और वास्तविक वन आवरण क्या है, अलग अलग है। वन क्षेत्र राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र है, चाहे वहाँ वृक्ष हो या न हो, जबकि वन आवरण प्राकृतिक वनस्पति का क्या है, झुरमुट है और वास्तविक रूप से वनों से ढका है। वन क्षेत्र राज्यों के राजस्व विभाग से प्राप्त होता है, जबकि वन आवरण की पहचान वायु चित्रों और उपग्रहों से प्राप्त चित्रों से की जाती है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन आवरण केवल 21.05% है। उनमें से 12.29% भाग पर सघन वन और 8.75% पर विवृत वन पाए जाते हैं। देखिए, कह रहा है कि जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट 2011 की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार केवल 21% भाग पे ही वन है, जबकि जो है 12.29% भाग पर क्या है, सघन वन है, ठीक है, और 8.75 पर क्या है, विवृत वन है। विवृत वन है जो मतलब विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, एक तरह से कहें तो छुटपुट जो होता है, मतलब सघन नहीं है, ये विरल है, वही कह रहा है। अब वन क्षेत्र और वन आवरण दोनों में ही राज्यवार भिन्नता पाई जाती है। वनों का जो क्षेत्रफल है या वनों का जो आवरण है, राज्य के हिसाब से इनमें भिन्नता पाई जाती है। कह रहा है कि जहाँ देखिए लक्षद्वीप में वन क्या है, तो शून्य क्षेत्र है। लक्षद्वीप में वनों की संख्या क्या है, तो शून्य के बराबर है। वहीं अंडमान और निकोबार में क्या है, तो 86.93% जो है वन क्षेत्र है, यानी सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है, तब अंडमान और निकोबार में। कह रहा 10% से कम क्षेत्र वाले वन राज्य मुख्य तौर पर देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में स्थित हैं। मतलब 10% से कम क्षेत्र वाले राज्य जो हैं कौन कौन से हैं, तो उत्तर पश्चिम भाग में स्थित राज्य, जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, तो राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब और हरियाणा और दिल्ली है। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ वन क्षेत्र क्या है, 10% से भी क्या है, कम है। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तो अर्धशुष्क इलाके हैं। पंजाब और हरियाणा के अधिकतर वनों को कृषि के लिए साफ कर दिया गया है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में उन राज्यों में से है जिनमें 10 से 20% भाग वन पाए जाते हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कितने प्रतिशत भाग वन है, तो 10 से 20% भाग पे है। प्रायद्वीपीय भारत में दादर और नागर हवेली, तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 20 से 30% भूमि वनों के अधीन है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 30% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं। पर्वतीय स्थलाकृति और अधिक वर्षा वन विकास के लिए क्या है, उपयुक्त होती हैं। वन क्षेत्र की तरह वास्तविक वन आवरण में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, जो कि जम्मू और कश्मीर में 9.5% से अंडमान निकोबार में 84.01% तक है। भारत में वनों का वितरण जो है करा तालिका से स्पष्ट हो जाएगा। 15 राज्यों में कुल भूमि के 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं। जो भारत में अभी कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं, लेकिन कह रहा है कि 15 राज्यों में जो है 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं, जो कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आधारभूत आवश्यकता है। वास्तविक वन आवरण के अधीन क्षेत्र के आधार पर राज्यों को 4 प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। ये देख सकते हैं यहाँ प्रदेश है और ये कितने वन जो है आवरण प्रतिशत है उसका दे रहा है। अधिक वन संकेंद्रण वाले प्रदेश को क्या कहते हैं, मध्यम वाले क्या हैं, कम वाले क्या हैं और अति कम क्या हैं। तो देखिए 40% से जो ऊपर हैं वो अधिक हैं, 40% जो है वो क्या है, मध्यम है, और कम जो है 10 से 20% हैं, और अति कम क्या है, तो 10% से भी कम है। वन और वन्य जीवन के बारे में देख लीजिए।
असंख्य जनजातीय लोगों के लिए वन एक आवास, रोजी रोटी और अस्तित्व है। ये उन्हें भोजन, फल, खाने लायक वनस्पति, शहद, पौष्टिक जड़ें और शिकार के लिए वन्य जानवर प्रदान करते हैं। ये उन्हें घर बनाने का सामान और कलाकारी की वस्तुएं देते हैं। जनजातीय समुदायों के लिए वनों की महत्ता सभी जानते हैं, क्योंकि ये उनके जीवन और आर्थिक क्रियाओं के लिए आधार है। साधारणतः माना जाता है कि भारत के 593 जिलों में से 188 जनजातीय ज़िले हैं। ये जनजातीय ज़िले भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो 33.36% पर हिस्सा है इनका, परंतु 59.61% वन आवरण इन्हीं जिलों में पाया जाता है। जो 188 जनजातीय ज़िले हैं, इन्हीं जिलों में 59% के आसपास जो है वन आवरण पाया जाता है। और इससे पता चल जाता है कि जनजातीय ज़िले जो हैं वन के लिए क्या है, संपदा के धनी हैं। वनों और जनजातीय समुदायों में क्या है, घनिष्ठ संबंध है और इनमें से एक का विकास दूसरे के बिना असंभव है। वनों के विषय में इनके प्राचीन व्यवहार ज्ञान को वन विकास में प्रयोग किया जा सकता है। जनजातियों को वनों से गौण उत्पाद संग्रह करने वाले न समझकर उन्हें वन संरक्षण भागीदार बनाया जाना चाहिए। अब वन संरक्षण देख लीजिए। वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ क्या है, जटिल संबंध है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत आर्थिक व सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं, अतः वनों के संरक्षण की मानवीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फलस्वरूप भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिससे 1988 में संशोधित किया गया। यानी वन संसाधन संरक्षण अधिनियम कब लग गया, तो 1952 में, और इससे जो है 1988 में संशोधित किया गया। एक ऑब्जेक्टिव ये बन रहा है, देख सकते हैं आप लोग। वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देगी, जिससे एक और वनों का संसाधनों का संरक्षण व विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। अब देखिए, इस वन नीति के अनुसार क्या है, तो देश में कम से कम 33% भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय प्रतिशत क्या है, 6% अधिक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना, देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का संरक्षण, मृदा अपरदन व मरुस्थलीय रोकना तथा बाढ़ व सूखा नियंत्रण, निम्नकृति भूमि पर सामाजिक वनकी और वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना, पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों ताकि वनों पर दबाव कम हो। इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत निम्न कदम उठाए गए। ये तो सारे जो पॉइंट रहे, ये वन संरक्षण नीति के अंतर्गत इनको लागू किया गया। अब इस संरक्षण की नीति के अंतर्गत जो कदम उठाए गए हैं उसमें क्या है, तो उसमें सामाजिक वन की है। आइए देखते हैं इसको भी। तो सामाजिक वन की का अर्थ क्या है, तो पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वन रोपण। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि सामाजिक वन के अंतर्गत पर्यावरण और समाज व ग्रामीण जो विकास है उसके मदद के, इन सभी के यानी पर्यावरण में, समाज में और ग्रामीण विकास में मदद के लिए वनों का क्या है, प्रबंधन और सुरक्षा क्या है, जरूरी है। और ऊसर भूमि जो है उस पर वनों का क्या करना चाहिए, रोपण करना चाहिए। राष्ट्रीय कृषि आयोग जो 1976 से 79 ने क्या किया, सामाजिक वनकी को 3 भागों में बांट दिया। अब ये जो सामाजिक वनकी हैं इसको कितने भागों में बांट गया, सामाजिक वनकी को 3 भागों में, शहरी वनकी, ग्रामीण वनकी और फार्मा वनकी। शहरी आप समझ रहे हैं, जो शहर के आसपास के क्षेत्रों में वन का जो है वन संपदा लगाई जाए। ग्रामीण आप समझ में गाँव में। और फार्मा का मतलब हो गया कि एक बहुत बड़े जो है क्षेत्र पर फार्म बना करके जो आप पेड़ों का जो है पेड़ लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, फार्म वनकी कहते हैं। शहरों और उनके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे क्या है, हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ जगह और औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन क्या कहलाता है, तो शहरी कहलाता है। देखते हैं आप लोग शहर के जो इर्द गिर्द जो निजी भूमि है या सार्वजनिक भूमि है, जैसे सड़कों के किनारे, पार्कों में या औद्योगिक और व्यापारिक जो स्थल होते हैं उनके आसपास जो वृक्ष लगाए जाते हैं उनको जो है शहरी
बन्की के अंतर्गत लाया जाता है। ग्रामीण में क्या है तो कृषि बन्की है और समुदाय कृषि बन्की को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि बन्की का अर्थ क्या है तो कृषि योग्य और बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें एक साथ लगाना। जैसे आप लोग देखते होंगे कि एक खेत है आपका और खेत में अगर आप मेड़ाबंदी करते हैं तो इस मेड़ों पर क्या करें आप पेड़ लगा दें और इसमें आप जो है अपने जो है फसल उगाएं। इस तरह का इसका अभिप्राय कह रहा है बन्की और खेती को जो है एक साथ करना, जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ किया जाए। समुदाय बन्की में क्या है तो सार्वजनिक भूमि जो होता है, जैसे क्या है गांव का जो चारागाह है, मंदिर है, भूमि है, सड़कों के दोनों और नहर के किनारे रेल पट्टी के साथ, और विद्यालयों में क्या जो है पेड़ लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं हम सामुदायिक, यानी जहाँ समुदाय विशेष का जो है अधिकार हो, यानी गांव है या चारागाह है, मंदिर है या सड़कों की, इस पर का सबका अधिकार है, समुदाय का एक अधिकार है, तो इसी को क्या कहते हैं सामुदायिक बन्की कहते हैं। इस योजना का एक उद्देश्य भूमिहीन लोगों को जो है भूमिहीन लोगों को बंद करने से जोड़ना था, इससे उन्हें लाभ पहुंचाना जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होते हैं। अब देखिए फार्म बन्की है, अभी हमने सामुदायिक बन्की पढ़ लिया। फार्म बन्की के अंतर्गत किसान अपने खेतों में क्या करता है तो व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं। जैसे मान लीजिए व्यापारिक महत्व वाले, यानी आजकल जो है साल, सागौन बहुत लोग लगाते हैं, तो यह एक जो है व्यापारिक महत्व के पेड़ हुए। कह रहा है वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को क्या करती है तो निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाती है। इस योजना के तहत कई तरह के भूमि, जैसे खेतों के मेड़ जो होते हैं उस पर चारागाह है या उस पर घास स्थल है या घास के पास जो खाली ज़मीन होती है वहाँ पर भी पशुओं के बाड़ों में भी पेड़ लगाए जाते हैं। ये जिस तरह के पेड़ लगाए जाते हैं इनको क्या कहते हैं तो इनको फार्म बन्की कहते हैं। तो ये तो हो गया आपके तीनों, सामुदायिक, फार्म और जो है ग्रामीण में आपने पढ़ा। अब हम देखते हैं वन्य प्राणी। अब वन्य प्राणी कह रहा है आपने चिड़ियाघर में पिंजरों में जंतु और पक्षी दोनों देखे होंगे। भारत में वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है। यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों किस्मों में 4 से 5% किस्में भारत में पाई जाती है। किसका तो वन्य प्राणियों की जो किस्में हैं 4 से 5% भारत में पाई जाती हैं। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाए जाने का कारण यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की क्या है तो पारिस्थितिकी तंत्र है, जिन्हें हम युगों से संरक्षित रखा है। समय के साथ पारिस्थितिकी तंत्रों के आवास मानव क्रियाओं द्वारा प्रभावित हुए हैं और परिणाम स्वरूप जैव प्रजातियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। कुछ जैव प्रजातियां तो लुप्त होने के कगार पर हैं। वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के कारण इस प्रकार है। अब देखिए वन्य जो प्राणियों हैं उनकी संख्या क्यों कम हो रही है, उसका कारण क्या है तो पहला कारण क्या है औद्योगिक और तकनीकी विकास के कारण वनों का क्या हो गया तो दोहन की गति तेज हुई है। यानी औद्योगिक विकास के लिए और तकनीकी विकास के लिए हमने क्या किया, वनों को काटना शुरू किया। वनों को काटना का मतलब औद्योगिक विकास में वन काट करके हमने क्या किया, वहाँ या तो हमने रोडें बनाई, और तकनीकी विकास के लिए वनों को, पेड़ों को काट करके उनके प्रयोग को हमने नाना प्रकार की चीज़ों बनाने के लिए किया। तो इस तरह से वनों का जो है दोहन हुआ। दूसरा करा खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खाद्यान्नों, जलाशयों इत्यादि के लिए ज़मीनों को क्या किया हमने बनाने के लिए वनों को साफ किया। स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए भी वनों को काटे, तो वनों पर दबाव बढ़ा है। पालतू पशुओं के लिए नए चारागाहों की खोज में मानव ने वन्य जीवों और उनके आवासों को भी क्या किया है तो नष्ट किया है। रजवाड़ों और संभ्रांत वर्ग ने शिकार को घृणा बनाया और एक बार में सैकड़ों वन्य जीवों को क्या किया, शिकार बनाया। व्यापारिक महत्व के लिए अभी भी पशुओं को मारा जा रहा है। उसके बाद से कारण जो है छठवां कारण है कि जंगलों में आग लगने से भी वन और वन्य प्राणियों की प्रजातियां क्या हुई तो नष्ट हुई हैं। यह महसूस किया जा रहा है कि राष्ट्रीय व विश्व प्राकृतिक धरोहर को बचाने और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं इसके बारे में आप एक बार पता लगाइए। अब भारत में वन्य प्राणी संरक्षण, यानी आपने सुना होगा कि जो है अभयारण्य जिसको कहते हैं, यानी वन्य प्राणियों के लिए क्या संरक्षण के उपाय किए हैं भारत सरकार ने, आइए उस पर चर्चा करते हैं। भारत में वन्य प्राणियों के बचाव की परिपाटी बहुत पुरानी है। पंचतंत्र और जंगल बुक इत्यादि की कहानियाँ हमारे वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इनका युवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव
है। वन्य प्राणी अधिनियम, अब देखिए एक ऑब्जेक्टिव यहाँ मिल गया आपको। वन्य प्राणी अधिनियम कब हुआ? तो 1972 में पास हुआ, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। उस अधिनियम के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। क्या क्या हैं? तो कह रहा है कि अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना, तथा नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना है। इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतया क्या कर दिया? संशोधित कर दिया गया। जैसा आपने पढ़ा ऊपर कि वन अधिनियम जो है 1952 में शुरू किया गया, लेकिन उसमें संशोधन कब किया गया? तो 1988 में। उसी तरह से वन्य प्राणी अधिनियम जो है 1972 में पास हुआ, और इसका जो है पूर्ण रूप से कानूनी जो है संरक्षित करके इसमें जो कानून में बदलाव कर दिया गया। कब? 1991 में। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने तथा संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण का प्रावधान है। अब देखिए देश में जो है 103 क्या है? नेशनल पार्क हैं। 103 नेशनल पार्क हैं और 535 क्या है? वन्य प्राणी अभयारण्य है, जिसको अभयारण्य कहते हैं। ठीक है। वन्य प्राणी संरक्षण का दायरा काफ़ी बड़ा है। इसमें मानव कल्याण की असीम संभावनाएं निहित है। यद्यपि इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हर व्यक्ति इसका महत्व समझे और अपना योगदान दे। यूनेस्को के मानव और जीव मंडल योजना जो है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है, इसके तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आइए उन कदमों पर चर्चा करते हैं, कौन कौन से कदम उठाए हैं। पहला दिखा रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर 1972, बड़ा एग्जाम में पूछता है कि प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो ध्यान रखिए 1973 में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया, और उसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथियों को बचाव के लिए 1992 में विशेष योजनाएं इन जातियों के संरक्षण और आवास के बचाव के लिए चलाई जा रही हैं। इसमें प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में बाघों की जनसंख्या का स्तर बनाए रखना, यानी बाघों की जनसंख्या में कमी न हो, जिससे वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी मूल्य बनाए रखे जा सकें। इससे प्राकृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलेगा, जिससे लोगों को शिक्षा और मनोरंजन के रूप में फायदा होगा। शुरू में योजना 9 बाघ निचयों यानी आरक्षित क्षेत्र जिसको कहते हैं, निचय मतलब क्या होता है? आरक्षित क्षेत्र में शुरू की गई थी और 16,339 वर्ग किलोमीटर पर फैली थी। अब ये योजना क्या हो गई? तो 44 करोड़ बाघ निचयों में चल रही है। इनका क्षेत्रफल अब ज़्यादा हो गया है, 36,988.28 वर्ग किलोमीटर है, और 17 राज्यों में क्या है? व्याप्त है। पहले 9 राज्यों में था, अब 17 राज्यों में हो गया। देश में बाघों की संख्या 2006 में कितनी थी? तो 1411 थी, जो 2010 में कितनी हो गई? 1706 हो गई है, और यह जो है 2020 में जो है कितनी हो गई है? तो लगभग इनकी संख्या 3000 के आसपास हो गई है। यह योजना मुख्य रूप से बाघ केंद्रित है, परंतु फिर भी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पर जोर दिया जाता है। बाघों की संख्या का स्तर तभी ऊंचा रह सकता है जब पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों और इसकी भोजन कड़ी को बनाया रखा जाए। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ और परियोजनाएं, जैसे कैसे? तो मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हंगुल परियोजना और हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना भी चलाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हम यहीं जो है समाप्त करते हैं। इस चैप्टर का शेष पार्ट अगले वीडियो में हम लेके आएंगे। आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।